नमस्कार, मैं एम एस चौहान आप सभी का सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और साथ में वंदन अभिनंदन मां शारदा मां सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, मां सरस्वती की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पे बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। क्लास की शुरुआत करने से पहले सरस्वती वंदना करेंगे और फिर क्लास की शुरुआत करेंगे। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। मां शारदा की कृपा आप सभी बच्चों पे बनी रहे और एक बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल लाइन के साथ, बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। और यह लाइन एपीजे अब्दुल कलाम की है। उन्होंने कहा था कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए कोशिश करते रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र यानी साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सीरीज की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें हमने लगभग 4 या 5 सीरीज कवर कर लिए थे और आगे इसी क्रम में हम आज नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि भाई छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, यह किस तरह की चीजें हैं। तो आप सभी जानते हैं कि छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना, यह एक प्रकार का क्या है, ये सारे एक बात तो पता है आपको कि ये सारे क्या हैं, सकारात्मक शब्द हैं। कहीं से नकारात्मक तो आपको नहीं लग रहा। तो ये तो तय हो गया कि शाब्दिक पुनर्बलन नहीं होगा और शाब्दिक पुनर्बलन नहीं होगा, नकारात्मक भी नहीं होगा। अब ये सकारात्मक क्या है, सकारात्मक शब्द हैं और इन सकारात्मक शब्दों से बच्चों के अंदर क्या होता है, उत्साह आता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं, बच्चे पुनर्बलित होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ रहे बात को, यानी सी जो है, यानी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन वह शब्द होते हैं जिसको बोलने से बच्चों में क्या आती है, एनर्जी आती है, बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। क्लियर है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अब देखते हैं, इसमें वह दिया हुआ है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे करके। जी नहीं, ये नहीं हो सकता भाई। एक कुछ हद तक तो ये कुछ समय तक तो काम करेगा, लेकिन हमेशा आप बार बार उनकी उपलब्धियों पे कितना पुरस्कार देंगे। क्लियर है ना। दूसरा है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तीसरा है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे करके। और चौथा है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। देखिए, ड्रिल और अभ्यास ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सबसे जो सटीक आंसर होता है, हमेशा याद रखेंगे, ट्रिक दे रहा हूं मैं, जब भी वास्तविक जीवन से संबंधित चीजों को जोड़ के बताया जाए वह सही होता है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का एक ही लक्ष्य होता है शिक्षक का, कि बच्चे जो कुछ भी विद्यालय में सीख पाए उसको अपने जीवन में व्यवहार के रूप में या जो डेली की जो दिनचर्या है उसमें उनकी पढ़ाई काम आ सके। तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके यही इसका सही जवाब होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए इसी क्रम में अगला तीसरा प्रश्न हम लेते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। और ये सही भी है। इसके पीछे जो लॉजिक है या जो सिद्धांत काम करता है वो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। और यह सिद्धांत संबंधित है। तो भाई यह सिद्धांत किससे संबंधित है। अब देखिए, साफ तौर पे इस प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। क्योंकि देखिए, सभी क्या कह रहा है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो यह सिद्धांत किससे हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता से हो जाएगा। बी, सी, डी नहीं होगा। तो कितना आराम से इसी प्रश्न में इसका आंसर छुपा हुआ है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण ही तो होता है कि एक बच्चे की बुद्धि दूसरे बच्चे की बुद्धि से अलग होती है। एक बच्चे की प्रेरणा कुछ और हो सकती है, दूसरे बच्चे की कुछ और हो सकती है। एक की अभिरुचि दूसरे बच्चों की अभिरुचि से अंतर पाते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नता से, यानी ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। अरे भाई, कोई भी बालक होगा, अगर हम बात करेंगे राम और श्याम की भी ना, या फिर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो राम हो सकता है इंटेलिजेंट होगा, हो सकता है श्याम जो है इससे लेस इंटेलिजेंट होगा, इसके जैसा नहीं इंटेलिजेंट होगा। लेकिन हो सकता है कि ज्यादा सोशल कौन होगा, राम होगा, और यहां पर यह उतना सोशल नहीं होगा। यह हो सकता है कि इसका नेचर एक्सट्रोवर्ट हो, इसका नेचर इंट्रोवर्ट हो। तो दोनों बच्चे ना आपस में कभी एक जैसे नहीं हो सकते। दोनों बच्चे के, कोई भी बच्चा, बालक जो है एक समान नहीं होता है। सभी बच्चों में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। चलिए अगला प्रश्न, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना
समृद्ध हो सकता है यदि। कब? तो सीखना मतलब लर्निंग जो है ना, जो अधिगम है, जो सीखना है, बोलते हैं ना कि अधिगम यानी जब आप कुछ सीखते हैं तो सीखने के क्रम में आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहते हैं। क्लियर है? आपके पूर्व अनुभवों के आधार पर आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सबसे सटीक आंसर है ना, हमारे हिसाब से तो ए ही होना चाहिए। BCD देख लें, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग। यह क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आंसर क्या है? नहीं होगा। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, यह उद्देश्य नहीं है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर, यह भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या हो गया? ए हो गया, क्योंकि ए व्यवहारिक आंसर भी है ना। वास्तविक दुनिया के उदाहरण जब हम क्लासरूम में देंगे बच्चों को तो बच्चा उससे क्या होगा? इंटरेक्ट होगा और फिर उसको शिक्षक जो है उस प्रक्रिया के द्वारा बच्चों को ज्यादा बेहतर ज्ञान दे पाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि चारों ऑप्शंस को सबसे पहले आप देखें कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। देखो ये ऑप्शन ही आप इसको तुरंत 1 सेकंड में बाहर कर दोगे। ये ऑप्शन ही किसी तरह से सुटेबल नहीं। सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों को। बिल्कुल, आप ये हमेशा याद रखेंगे शिक्षक होने के नाते कि बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण सबका पोटेंशियल अलग अलग है। बच्चों को तो एक तो पहले इंडिविजुअली डिफरेंसेस आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, आपको कैटर करना पड़ेगा। बच्चों के उनके क्षमता के अनुरूप ही आप उन पे शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो डी जो है इसका सबसे सुटेबल आंसर होगा। ठीक है, ये वाला। अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है। किस पर बल देती है? अब देखिए ऑप्शन देखिए जरा। रटने पर, कभी रट्टाफिकेशन वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। विवेचनात्मक चिंतन पर, यह भी नहीं। आध्यात्मिक पक्ष पर, यह भी नहीं। बोध का विकास, बौद्धिक विकास हो, है ना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं आप। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी हमारा जो फोकस होता है वह इसी चीज के लिए होता है। तो बौद्धिक विकास करना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाई इससे पहले भी इस तरह के प्रश्न आए थे। भाई शिक्षक को जरूर से जरूर अपनी शिक्षण विधि बदल देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटि उसके विधि में है ना। बच्चों को अगर रुचि नहीं आ रही है क्लास में या बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षण विधि पर बल देना चाहिए। तो ए मेरे हिसाब से तो ए ही सही होगा। फिर भी BCD भी एक बार देख लें। दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, यह भी कुछ हद तक, लेकिन यह भी तो इसी के अंतर्गत आएगा ना। इसलिए यह ऑप्शन उतना सुटेबल नहीं है जितना कि ए है, इसलिए ये निकल गया। कक्षा से चला जाए ये तो संभव ही नहीं है। नेगेटिव अप्रोच नहीं लगाना है, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दें, यह भी नहीं होगा। तो देखो कितना सिंपल है, शिक्षण विधि बदल दें। अगर विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं ना तो शिक्षक को जरूर अपनी जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसको बदल देना चाहिए। यस या नो? क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा और आप हमारे साथ बने रहें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और कुछ प्रश्न इसमें पूछे भी जा सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछे भी गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो समावेशन होना चाहिए वही हम यहाँ लाने की कोशिश किए। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? अब देखो इस तरह के प्रश्न पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। प्राथमिक स्तर, पहले तो ये आप अंडरलाइन जरूर कर लें, एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है भाई? तो प्राइमरी टीचर जो है ना उसमें धैर्य और दृढ़ता बहुत जरूरी है। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, यह भी जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? धैर्य और दृढ़ता। क्योंकि प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अधिक पेशेंस की आवश्यकता होती है। वो बच्चे सीखने में थोड़ा समय लेते हैं, ये बड़े मासूमियत भरे होते हैं, है ना। आप बड़े बच्चों को तो चलो थोड़ा सा आप समझा देंगे तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक में क्या होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता।
क्लियर है? तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है, ये हमेशा याद रखना, यह प्रश्न बार बार कई बार रिपीट भी हुआ है, ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 9, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक हमेशा किस भूमिका में रहेगा? पहले भी हमने वीडियो में बता रखा आपको, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए सुगम करता है ना, फैसिलिटेट करने का काम करेगा। तो आप डायरेक्ट इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सी, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, जैसे ये क्वेश्चंस कर सकते हो कि उसमें पूछने का तरीका कुछ और था, बट कॉन्सेप्ट यही है। क्लियर है? टीचर हमेशा क्या होगा? एज ए सुगम करता है, यानी फैसिलिटेटर के रूप में होगा। और लास्ट क्वेश्चन कि बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बिल्कुल नहीं। तो आप ऑप्शन पढ़ोगे ना, तो कभी भी आप देखना, कोई भी जो निगेटिव इंपैक्ट वाला आंसर है ना, वो कभी जवाब हो ही नहीं सकता अगर प्रश्न सकारात्मक है तो। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की, देखो हावी होने का निगेटिव इंपैक्ट, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये सही जवाब है। तो बच्चा भी एक दूसरे से सीखता है। जब भी हम बात करेंगे समूह ग्रुप लर्निंग की, तो उसमें यही सबसे खास बात है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। हम किस आंसर की ओर जाएंगे? सी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, यह भी नहीं। तो इस तरह से हमने आज 10 प्रश्नों को किया है और ये 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस 10 प्रश्न की श्रृंखला, ये जो सीरीज है, आपको काफी बेहद पसंद आ रहा होगा। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे जो कि टीचिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।